very good morning, good evening, good afternoon. Let's start costing. चलिए आइए, सबसे पहले तो एक क्वेश्चन था जो आपको दिया गया था, क्वेश्चन नंबर 17। आंसर जब दिए हो तो किस बात का डर हो? आंसर आ गए? आ गए आंसर? आपको तो नहीं आए, आप तो केवल बैठो एंजॉय करो, सही है। हेलो, 17 के आंसर आ गए ना? आ गए। और कौन सा था? 19 आ गया। ओहो, इतना बड़ा क्वेश्चन, पूरा संडे इसमें ही निकल गया होगा। आ गया ईओक्यू आ गया, वैसे ही नहीं लगता मन तो खैर कभी। ईओक्यू और ये दोनों आ गए, 500 और 1600 दोनों आ गए, वेरी गुड। और कौन सा था? 23 भी आ गया, 10,000 आ गया। ये नहीं है? ये तो दुनिया का सबसे आसान क्वेश्चन था बे। ये क्या था? इफ द मिनिमम स्टॉक लेवल एंड द एवरेज स्टॉक लेवल द रॉ मटेरियल आर चार्ज नो दैट इज फाइंड आउट द रीऑर्डर क्वांटिटी, यानी कि ईओक्यू। अरे यार, एवरेज स्टॉक लेवल, मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस ईओक्यू डिवाइड बाय 2। ये पता है, ये पता है, ये बचपन से पता है, और ये मंडी के रूप में आ जाएगा। हाँ या ना? क्यों? इसलिए कहते क्लास रो जाओ। अब जाएगा छुट्टी मारने मुर्गा बन। चलो आगे, अगला क्वेश्चन कौन था? ये आ गया 24। ये सारे आंसर आ गए। क्यों? इस वाले क्वेश्चन में ईओ को निकालते समय एनुअल डिमांड कितनी ली? 60,000। जिसने 60,000 ली उसका ईओ क्यू आया ही नहीं होगा। हाँ, तो मैं तो समझ ना, फ्रिकी ले रहा था ना। कई समझदारों ने किया होगा ना, किया है किसी ने 5,000 इंटू 12। गलत है ना ये? अगर आपने ऐसा किया मतलब आप ये मान रहे हैं कि एफजी को बनाने के लिए रॉ मटेरियल की भी 1 यूनिट लगती है। कल मैंने बताया था कि एवरेज लेंगे ना, इसमें एवरेज कितना? 275। 275 इंटू 52 कितना आया? इसके हिसाब से निकलेगा। डन? आगे सारे आंसर। किसी को कोई डाउट तो नहीं है? नो स्टडी नो डाउट। हाँ, व्हाट शी सेड? क्या बोला तुमने? मैडम हिंदी में बोलो ना, मैं हिंदी समझ रहा। हाँ, और कौन सा था? बस। अब लिखो, सुनो। मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुमने सारे इजी क्वेश्चन कर लिए। इजी तो कर ही लेते हो। अब होमवर्क लिखो, आज का होमवर्क से शुरुआत करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1। इसका छायाचित्र ले लो। हेलो, फोटो ले लो। हाँ, क्या बोल रही है? नहीं तो मोबाइल से लेना ना। अच्छा, मोबाइल का कैमरा खराब, ठीक है। और कौन सा था? अच्छा, वो होमवर्क देना है ना, सॉरी। थर्ड भी होमवर्क। क्यों? सेफ्टी स्टॉक का कल एक क्वेश्चन मैंने करवाया था ना आप लोगों को। 4 भी होमवर्क। फर्स्ट और कौन था? थर्ड और 4। मोर यू विल डू मोर यू विल गेट। यस और नो, सही है कि नहीं है? अभी थोड़ा विश्वास बन रहा है कि नहीं बन रहा? बन रहा है? क्या बोल रहा है? पहले ही था तो क्लास में क्यों बैठे हो? टाइम पास करने? चलो, देखना ज्यादा ना हो जाए, एक्सेस भी बुरा ही होता है। ठीक है ना? तो 1, थर्ड और 4। एक क्वेश्चन मुझे आप अभी करके दिखाओ। और 11। कल याद है अपन ने लास्ट डिस्कशन क्या किया था? हेलो, कल अपन ने लास्ट डिस्कशन क्या किया था याद है? सेफ्टी स्टॉक के बारे में याद है कुछ? करो फटाफट, तुम्हारे पास पूरे 10 मिनट है, जल्दी जल्दी करो, बात मत करना आपस में कोई भी।
आखिरकार आज वो समय आई गया जिसका तुम्हें इंतजार था कि मैं आऊं और करवाऊं, है ना? नहीं तो वापस जाऊं। देखो सुनो, पहली बात तो उनके लिए 2 मिनट का साइलेंस, जिन्होंने इस बार एक्सपेक्टेड डिमांड को प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई किया। क्योंकि एक्चुअली में लास्ट क्वेश्चन में हमने इसलिए किया था क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी ये बताया था कि 2 महीने के पीरियड में क्या कंजम्पशन होने की उम्मीद है, बराबर है, और हमें ये नहीं बताया था कि रीऑर्डर पीरियड के हिसाब से कितना कंजम्पशन होगा। यहां अगर आप देखोगे तो दिया हुआ है एक्सपेक्टेड यूसेज पर वीक 200 और रीऑर्डर पीरियड कितना 2, तो सीधे 200 इंटू 2 कितना आ गया 400। नहीं नहीं वो तो ठीक है, मैंने तो उनके लिए बोला 2 मिनट का साइलेंस मोन, जिन लोगों ने एक्चुअली में बहुत मेहनत की। 150 मल्टीप्लाई बाय 0.05, 250 मल्टीप्लाई, हाँ तो मैडम आंसर तो सेम ही आएगा ना। टाइम, मैंने तो अक्सर ऐसा सुना है कि कॉस्ट सेविंग के व्यवस्था समय कम पड़ता है। हाँ क्या 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 तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट एक्चुअली मैंने पता है कल ये बात बहुत फोकस होकर समझाई भी थी कि एक्चुअली इस क्वेश्चन में हमें उन्होंने ऐसे नहीं बताया कि पर वीक का, जैसे 2 महीने हैं तो पर मंथ का कंजम्पशन क्या है, तो उन्होंने सीधे हमें निकाल के दे दिया था। इसमें भी निकाल के दिया हुआ है लेकिन जरूरत नहीं है ना, क्योंकि ऑलरेडी ये फिगर से निकल के आ जाएगा। हालांकि आप इससे मल्टीप्लाई करके निकालोगे, मल्टीप्लाई वो काटा नहीं है ना तो भी वही आएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मैं ये चाहता हूं कि तुम कंसेप्ट समझो। कल वाले क्वेश्चन में उसने क्या किया था, सीधे 2 इंटू 200 अलग अलग से करके प्रोबेबिलिटी दी थी, उसने यहां सीधे भी बता दिया। यानी कि ये जो 200 है ना, ये आया कैसे, ये उसने क्या किया होगा, जो ओवर द वीक डिमांड है ना उसको प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके सीधे निकाल के दे दिया। सही है, अब सही है। खैर एक और बात और यहां अगर आप देखोगे तो एनुअल डिमांड 10,400 है और एक बार में हम 1040 मंगा रहे हैं, मतलब यहां नंबर ऑफ ऑर्डर कितने हैं 10। तो अगर एक ऑर्डर में इतने का स्टॉक आउट होगा तो इतने ऑर्डर में कितने का, नहीं आया समझ में? अच्छा, अरे यार ये तो चल ही नहीं रहा मेरा, चल गया 2 मिनट। हाँ करूं शुरू कि आ गया कि नहीं आया समझ में? आ गया, फिर एक बार वो बता दो है ना, फिर देखो ये हो जाएगा। अब देखो सुनो, एक बात बताओ, अभी हमारा 2 वीक है और अगर एक वीक में 200 का लगता है तो हमारा रीऑर्डर लेवल कितना है 400। अब जिंदगी में दिक्कत कब आएगी, जब डिमांड 400 के नीचे आएगी तब ना वो देख हाँ बोल रहा है एक ना एक तो फंसी जाता है चक्री जाल में। अबे चार जब मैंने ऑर्डर किया तब मेरे पास 400 का इन्वेंट्री लेवल था, तो दिक्कत कब आएगी, जब डिमांड 400 से ज्यादा आएगी। मतलब यहां दिक्कत आएगी क्या, ना। यहां आएगी क्या, ना। यहां आएगी क्या, ना। यहां आएगी क्या, ना। यहां आएगी क्या, हाँ। यहां आएगी क्या, हाँ। यहां आएगी क्या, हाँ। चलो आ जाओ, तारीख बोलो, तारीख नहीं बोलो, मतलब क्वेश्चन नंबर बोलो। नहीं वो तो लिखा हुआ है हमारे हमारे पास भी लिखा हुआ है, देखो। हाँ 11 करूँ स्टार्ट, साथ में कॉपी करोगे, तुमको जो समय दिया था वो खत्म। ROL SS बोले तो डिमांड, सही है। इतनी डिमांड आने की प्रोबेबिलिटी, स्टॉक आउट, एक्सपेक्टेड स्टॉक आउट यूनिट, तो होल्डिंग कॉस्ट, सही है।
सही है, शुरू करो। अब देखो सुनो, प्लीज मेरे साथ मत लेना प्लीज। रीऑर्डर लेवल कितना, तो अगर मान लो कि मेरा रीऑर्डर लेवल में 400 ही रख रहा हूं, मतलब सेफ्टी स्टॉक नहीं रखना ना, कितना सेफ्टी स्टॉक, 0। अब अगर डिमांड 400 ही आ गई तो कोई दिक्कत, और क्या है 400 के बाद, चार है क्या, एक और है 5,000। अच्छा मैं अगर यहां 400 ना भी लिखूं तो चल जाएगा क्या, तो चलाओ। तो यहां पे कितना आएगा, फिर आ रहा है ये समझ में। अब देखो सिंपल है, अगर मेरे पास जब मैंने ऑर्डर किया तब 400 यूनिट थी और मान लो कि उस दौरान मेरे पास डिमांड आ गई 460, तो कितने का स्टॉक आउट हो जाएगा, 60, यहां 100, यहां पे 160। क्या दिक्कत आ रही थी मैडम, आगे प्रोबेबिलिटी तो बताओ, पॉइंट और पॉइंट मल्टीप्लाई करते आते हैं, वेरी गुड, बताओ कितना आएगा, कितना 29। अब स्टॉक आउट कॉस्ट कितनी आएगी, इंटू 10 क्यों किया मैंने, अरे ये तो एक ऑर्डर का है ना, साल भर में कितने ऑर्डर होंगे, 10, कल भी तो किया था ऐसा अच्छे से। तो 29 इंटू 10, और स्टॉक आउट कॉस्ट कितनी है, 4 इंटू 4, यहां गड़बड़ किया मैडम, क्या गड़बड़ किया, पर क्या कर रहा हूं मैं समझ में आ रहा है ना। अच्छा प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करना जरूरी है क्या, हाँ, अरे क्योंकि या तो स्टॉक आउट 60 होगा, या 100 होगा, या 160 होगा, तीनों थोड़ी हो जाएंगे। मेरा रिजल्ट ही नहीं आया, मैं पास हो गया मैं फेल हो गया, ऐसे कैसे हो सकता है, अरे समझ में आ रहा है ना, कोई एक होगा ना तो प्रोबेबिलिटी से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। तो उम्मीद कितने की है, 29। अब 29 का स्टॉक आउट एक बार में होगा, तो साल भर में ऐसा कितनी बार होगा, 10 बार, यानी कि 29 का नुकसान, 29 यूनिट का स्टॉक आउट एक बार, तो साल भर में 290, और एक बार का लॉस कितना है, 4 रुपए, तो 290 इंटू 4 रुपए करोगे तो 1160 आपका स्टॉक आउट कॉस्ट आ जाएगा। बढ़ू आगे, होल्डिंग कॉस्ट 0, कैसे बता बड़ा, रेट सॉरी होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट कितना है, वो 5.5 बोल रहा है, यही क्लियर है तुम्हारा, जीरो, तो ये कितना आएगा, सही है, हेलो सही है। अब क्यों हर्षित नहीं बन सकता था, ये क्यों नहीं बना, बन सकता था, अबे कब तक यही कहते रहेंगे कि हम कर सकते हैं, करेंगे कब, मुर्गा बनाना चालू करना पड़ेगा। चलो बढ़ू आगे, आओ आगे, सुनो अब सुनो। अब जैसे मुझे किसी ने डरा, अब मुझे किसी ने डराया यार तुम कितने 100 रखते हो, मैंने कहा 400, डिमांड 460 आ गई, तो मैंने कहा यार 60 का स्टॉक आउट हो जाएगा, तो एक काम करो ना, 460 का रीऑर्डर लेवल रखो, 60 का सेफ्टी स्टॉक रखो, नहीं है बराबर बराबर है ना। तो अगर मान लो कि अब एक एक करके बढ़ा के देखेंगे ना मैडम, तो मैंने कहा यार एक काम करते हैं, चलो इस बार सेफ्टी स्टॉक रख लेते हैं 60 का, तो अगर सेफ्टी स्टॉक 60 होगा तो रीऑर्डर लेवल कितना हो जाएगा, 460। अरे अभी तुम 400 का ऑर्डर जब इस इन्वेंट्री लेवल होता था तो ऑर्डर करते थे, अब तुम 60 का सेफ्टी स्टॉक रखोगे तो ऑर्डर कब करोगे, जब 460 होगा, सही है, हेलो इधर जनता आ रहा है, ठीक है। अब दिक्कत कब आएगी जिंदगी में, जब डिमांड 400 आएगी, 460 आएगी, नहीं कब आएगी, जब डिमांड 500 आएगी, और परसेंटेज कितना स्टॉक आउट, 40 है ना, और कितना 100 मल्टीप्लाई करो 11, फिर
तो जैसे ही आपने सेफ्टी स्टॉक बढ़ाया, स्टॉक आउट कॉस्ट कम हो गई, लेकिन होल्डिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी ना। अब अगर आप 60 का एक्स्ट्रा यूनिट मेंटेन करोगे तो 60 इंटू 5.20, हाउ मच, कितना मैडम टोटल लगाओ, 750। सही है? हेलो, आया? इजी है कि नहीं है? आएगा एग्जाम में तो कर दोगे अब? हेलो, आ गया समझ में? पक्का? ठीक है। अब मुझे किसी ने डराया तो मैं फिर डर गया, बोला 460 का तो तूने कर लिया, 500 आ गया तो क्या करेगा? मैंने कहा भाई 100 का सेफ्टी स्टॉक ले लेता हूं। तो रीऑर्डर लेवल कितना हो जाएगा अब? हाँ हाँ, अब रीऑर्डर लेवल 500, तो सेफ्टी स्टॉक कितना? 100। अब दिक्कत कब आएगी? जब डिमांड कितनी आएगी? 560। तो अब यहां कितना आ जाएगा? है ना, 3। आया? हेलो, आया कि नहीं आया? आ गया बराबर? पक्का? ठीक है। उसके बाद बोलो अब क्या रख रहे हैं? अब इतना कर लिया तो ये भी कर ही लो ना। तो अब कितना हो गया? 160। अब तो लिख दो, फिर भी लिख देता हूं ना, कुछ खाली अच्छा नहीं होता ना। कुल मिला के ये 0, ये 0 तो ये भी 0, और ये 0 तो ये भी 0, फिर 168। तो मिनिमम कॉस्ट यू आर इंकरिंग, बोलो कौन से लेवल पर? 640। यानी कि कंपनी को सेफ्टी स्टॉक मेंटेन करना चाहिए 100 यूनिट का, और रीऑर्डर लेवल मेंटेन करना चाहिए 500 यूनिट का। आगे समझ में कि नहीं आया? अभी भी एक बार और, पूरा का पूरा। कौन सा वाला? 160 है ना, सेफ्टी स्टॉक की होल्डिंग कॉस्ट है ना। हर केस में अपन होल्डिंग कॉस्ट किससे निकाल रहे? सेफ्टी स्टॉक। पहले वाले केस में सेफ्टी स्टॉक कितना था? इधर इधर देखना, मतलब इधर, मतलब तू समझ गया ना, मैं इधर देखूंगा तो तेरे को उधर देखना होगा। हाँ हाँ हाँ, सेफ्टी स्टॉक कितना? 0। तो होल्डिंग कॉस्ट देख, 0 इंटू 5.2, बिकॉज दिस इज द होल्डिंग कॉस्ट ऑफ सेफ्टी स्टॉक। तू बोल, बिकॉज बोलने की जरूरत नहीं है, इट होल्डिंग कॉस्ट ऑफ सेफ्टी स्टॉक। तो पहले वाले केस में सेफ्टी स्टॉक 0 है, तो 0 इंटू 5.2। सेकेंड वाले केस में सेफ्टी स्टॉक कितना है? 60, तो 60 इंटू 5.2। थर्ड वाले केस में सेफ्टी स्टॉक है 100, तो 100 इंटू 5.2। फोर्थ वाले केस में सेफ्टी स्टॉक है 160, तो 160 इंटू 5.2। डन? उतारना है? उतारो। आया समझ में? तो अपन ने ईओक्यू भी पढ़ लिया, आरओएल भी पढ़ लिया, मिनिमम मेरे सब पढ़ लिया ना। लो हाँ तो बोलो। क्या क्यों देखूं? क्या नहीं करना? तो बेटा कौन सी क्लास में बैठो, क्या कर रहे हो तुम? हेलो, सही है? ठीक है। अच्छा, अगर तुम पता है थोड़ा ध्यान से देखो ना, तो मिनिमम स्टॉक लेवल जो हमने सीखा था, कौन सा? वो कुछ नहीं, वो सेफ्टी स्टॉक लेवल ही तो था। मिनिमम स्टॉक लेवल का मतलब है सेफ्टी स्टॉक, बराबर है। और वो कौन मेंटेन करेगा? जो लोग सेफ्टी स्टॉक मेंटेन करना चाहते हैं। तो हम यहां कहेंगे कंपनी शुड मेंटेन द सेफ्टी स्टॉक ऑफ 100 यूनिट एंड रीऑर्डर लेवल ऑफ 500 यूनिट। ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, और सीए इंटर के मॉड्यूल के क्वेश्चन है ये। पहुंच नहीं पाया होगा कभी मॉड्यूल तक होता है, लेकिन ये मॉड्यूल का क्वेश्चन है। ठीक है? हाँ तो कहो। अपन काफी वैरायटी कवर कर रहे हैं, है ना। अभी एक वैरायटी और आ रही है, रुक जाओ, ये कमेंट लिखो, मेरे को क्लास खत्म होने के टाइम पे ना याद दिलाना। नहीं, तुम याद दिलाना मुझे।
नहीं नहीं, तुम नहीं, सब लोग याद दिला देना। लिखो कमेंट, कंपनी शुड मेंटेन, तुम बस बोलना सर आपने कहा था याद दिलाने को, मैं कर लूंगा यार, क्योंकि मैं तुम्हें बता भी दूंगा तो तुम भूल जाओगे तब तक। लिखो, कंपनी शुड मेंटेन, कंपनी शुड मेंटेन सेफ्टी स्टॉक लेवल ऑफ 100 यूनिट, कंपनी शुड मेंटेन सेफ्टी स्टॉक लेवल ऑफ 100 यूनिट एंड रीऑर्डर लेवल ऑफ 500 यूनिट। बराबर है? Because total of stock out and holding cost, because total of stock out and holding cost, because total of stock out and holding cost is minimum, because total of stock out and holding cost is minimum at this level. सही है, क्योंकि इस लेवल पे होल्डिंग कॉस्ट और स्टॉक आउट कॉस्ट का टोटल बोलो क्या है? मिनिमम है। सही है? पीएम, पुराने सिलेबस का पीएम अभी तो क्या किसी पे नहीं होगा? नहीं है ना? अभी है किसी पे? बुक में कॉपी, मतलब बैग में है, सॉरी है, दिखाओ। जितने भी छठे छठे बदमाश अलग अलग जगह पे हैं उन सबको निपटा लेते हैं ना, सेफ्टी स्टॉक से रिलेटेड, है ना? चलो आ जाओ, एक क्वेश्चन में प्रैक्टिस मैनुअल से डिस्कस कर रहा हूं आईपीसीसी के, फिर एक क्वेश्चन में नए सिलेबस के मॉड्यूल से और दूंगा सेफ्टी स्टॉक का। सही है? ये प्रैक्टिस मैनुअल है आईपीसीसी स्टूडेंट का, ओल्ड सिलेबस का, तो ऐसा नहीं है कि नए वाले ओल्ड सिलेबस को रेफर नहीं कर सकते, कंसेप्ट तो सेम ही है। अगर आप थोड़ा सा इंस्टीट्यूट की वेबसाइट को फॉलो करते हैं तो कुछ बच्चों ने उनसे पूछा हम क्या करें, हमारे पास प्रैक्टिस के लिए सफिशिएंट क्वेश्चन ही नहीं है, आईपीसीसी इंटर के स्टूडेंट ने, तो इंस्टीट्यूट का उस पर यह आंसर था कि यू कैन रेफर द प्रैक्टिस मैनुअल ऑफ द ओल्ड सिलेबस बिकॉज द कोर्स कंटेंट इज सेम एंड फॉर द सिमिलर टॉपिक यू कैन डेफिनेटली रेफर द आईपीसीसी वाला मॉड्यूल, ठीक है, पीएम, सॉरी। अब इसमें एक क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, वो मैं लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूं। ये क्वेश्चन नंबर 4, आईपीएल फाउंड्री, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। जिन लोगों ने पहले कभी पीएम को रटा है, देखा है आईपीसी बच्चों ने, ये वही क्वेश्चन है जिसको या तो उन्होंने स्किप कर दिया फिर बाय हार्ट याद कर लिया कि इस वाले को इससे मल्टीप्लाई कर दो। करेक्ट है? देखा है ये क्वेश्चन पहले किसी ने कि देखा ही नहीं है? देखा है? क्या किया था फिर? नहीं लगाना चाहिए, बट लेट मी टेल यू हाउ इजी इट इज। आइए जरा, लेट मी टेल यू हाउ इजी इट इज, है ना? देखिए जरा, IPL Limited uses a small casting in one of its finished product। सबसे पहली बात तो कास्टिंग यहां पर बन गया मटेरियल। क्या बना मैंने? अरे कास्टिंग यहां पे क्या बन गया? मटेरियल। The casting are purchased from a foundry. IPL Limited purchases 54,000 casting per year at a cost of ₹800 per casting। यानी कि 54,000 बन गई एनुअल डिमांड ऑफ रॉ मटेरियल कास्टिंग। सही है? हेलो, सही है? आगे आइए, The
दीज द कास्टिंग आर यूज इवनली थ्रू आउट द ईयर, यानी कि हर दिन जो कास्टिंग यूज होती है वो एक जैसी है। मतलब सिंपल है, अगर आप 54,000 को डिवाइड बाय 365 कर देंगे तो पर डे का कंजम्पशन आ जाएगा रॉ मटेरियल का। सर क्या करेंगे इसका, मुझे नहीं पता, जो लिखा है वो तो इंटरप्रिटेशन करना पड़ेगा ना। आगे आइए, अच्छा 360 डेज मान के चलना है, सॉरी है ना, ठीक है। The company estimate that it costs 9,000 to place a single purchase order and about 300 to carry one casting in inventory for a year। समझ गए, यानी कि होल्डिंग कॉस्ट फॉर 1 यूनिट है 300 रुपए और एक ऑर्डर को करने की कॉस्ट है 9,000। The high carrying cost result from need to keep the casting in a carefully controlled temperature and humidity condition and from the high cost of insurance। कुछ नहीं, वो ये बता रहा है कि होल्डिंग कॉस्ट इतनी ज्यादा क्यों है, बोल रहा है एक्चुअली एक विशेष प्रकार के टेम्परेचर में रखना पड़ता है, इंश्योरेंस कॉस्ट है। कोई मतलब नहीं अपने को, अपने को मतलब है 300 से, सही है। आगे आओ, डिलीवरी फ्रॉम द फाउंड्री जनरली टेक 6 डेज, यानी कि जनरली माल आने में कितने दिन लगते हैं, 6। तो अगर मुझे बात बताओ, जनरली अगर माल आने में 6 दिन लगते हैं तो हमारा रीऑर्डर लेवल भी कितने दिन के हिसाब से सेट होगा, 6। अब दिक्कत जिंदगी में कब आएगी, हाँ पता है, क्वेश्चन और क्वेश्चन रीडिंग तो इंपॉर्टेंट है ही हो, कंसेप्ट आता है तो क्वेश्चन रीडिंग में और मजा आ जाता है। अब ये लोगों को पता है समझ में क्यों नहीं आता, एक तो कंसेप्ट नहीं आता और क्वेश्चन रीडिंग करने के लिए हमारे पास है ही नहीं, क्या बोलते हैं उसको, पैशंस। देखो जरा, डिलीवरी फ्रॉम द फाउंड्री जनरली टेक 6 डेज बट इट कैन टेक एज मच एज 10 डेज। इसका मतलब क्या है, अगर मैं 6 दिन का अपने पास माल रखता हूं जब मैं नया ऑर्डर प्लेस करता हूं, तो मैं दिक्कत में कब फंस सकता हूं, जब माल आने में कितने दिन लगे, 7, 8, 9 और 10। ऐसे ही है ना। अब देखो सुनो, ठीक है, आइए जरा, अब द डेज ऑफ डिलीवरी टाइम एंड परसेंटेज ऑफ देयर अकरेंस आर शोन इन द फॉलोइंग टेबुलेशन। 6 दिन में माल आ जाएगा, ऐसा आने के चांसेस कितने हैं, 75%। मतलब मेरा रीऑर्डर लेवल 6 दिन के हिसाब से और 6 दिन में माल आ जाएगा इससे ज्यादा है, मतलब 6 दिन में माल ना आने के चांसेस 25% है। अब इतना तो आप समझते हो ना कि अगर मैं 6 दिन की जगह 7 दिन का रीऑर्डर लेवल रखूं, मतलब एक दिन का सेफ्टी स्टॉक, सुनना मुझे ध्यान से, 6 दिन की जगह मैं एक दिन का सेफ्टी स्टॉक रख के रीऑर्डर लेवल 7 पे ले आऊं तो मेरी रिस्क थोड़ी कम हो जाएगी, और मैं जैसे जैसे सेफ्टी स्टॉक बढ़ाते जाऊंगा रिस्क और कम होती जाएगी। मानते हो ना ये बात, ठीक है आगे बढ़ो। फिर 7 दिन में माल आएगा, इसके चांसेस कितने हैं, 10%। 8 दिन में आएगा, इस बात के चांसेस 5%। 9 दिन में आएगा, इस बात के चांसेस 5%। 10 दिन में आएगा, इस बात के चांसेस 5%। कंप्यूट द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ईओ की तो इजीली निकल के आ जाएगा, कैसे, वही 2AO है ना, 254,000 मल्टीप्लाई बाय 9,000 डिवाइड बाय 330 ना, और अंडर रूट 300 और अंडर रूट कितना 1800। ये सही, कोई दिक्कत इसमें नहीं। आगे बढ़ो। Assume the company is willing to assume a 15% risk of being out of stock। मेरे को सुनो, ये क्या बोल रहा है पता है, सुनो, रिस्क टोटल कितनी है, 25%। एक्चुअली क्या होता है, जैसे मान लो कि किसी ने मुझसे कहा 6 दिन में माल आता है ना, मैंने कहा 7 दिन में आगे तो क्या कर लेगा, मैंने कहा भाई तेरी सुन लेता हूं, एक दिन का और रख लेता हूं एक्स्ट्रा, कितने हो गए 7। फिर कोई बोलेगा कि चल 8 लगे तो क्या करेगा, मैं तेरी और सुन लेता हूं, 2 दिन का एक्स्ट्रा रख लेता हूं। हाँ तो कहो बराबर है, लेकिन मैं तुम जब तक मुझे डराते रहोगे, मैं कब तक डरता रहूंगा, उसकी एक सीमा होगी ना। नहीं है मेरी भाषा में, तुम तो ये भी बोल दोगे 9 दिन लगे तो मैं कहूंगा कि तो क्या बढ़ाते रहूंगा। तो जब मैं ये कहता हूं ना कि मैं 15% रिस्क लेने को तैयार हूं, इसका मतलब यह है कि मैं मानने को तैयार हूं कि 8 दिन में माल नहीं आएगा, 9वें दिन में माल नहीं आएगा, 10वें दिन में माल नहीं आएगा। मतलब जब एक्चुअली अगर जैसे मैं कभी भी ये कहता हूं, जैसे कि मैंने कहा 6 दिन जनरली माल आने में लग जाते हैं, अब है ना 75% चांसेस है कि 6 दिन में माल आ जाएगा। तो किसी ने मुझसे कहा अबे 8, 9 और 10 दिन में आए, तो मैंने कहा नहीं, मैं नहीं मानूंगा, मैं मान के चलूंगा कि मैक्सिमम माल कितने दिन में आ जाएगा, 7 दिन। समझ में आ गया। तो जैसे ही मैं 7 दिन में मान लूंगा कि माल आएगा, मतलब मैं मान के चल रहा हूं कि 8 दिन में नहीं आएगा, मैं मान के चल रहा हूं 9 दिन में नहीं आएगा, मैं मान के चल रहा हूं 10 दिन में नहीं आएगा। ये पता है मैंने कैसे माना, अगर आप देखोगे तो 8, 9, 10 तीनों का टोटल 15% हो रहा है। नहीं यही बात हमें, मतलब अगर एक कंपनी 15% की रिस्क लेने को तैयार है तो कंपनी वुड
सेफ्टी स्टॉक फॉर 1 डे एंड रीऑर्डर लेवल ऑफ 7 डेज। नहीं आया समझ में? ये लाइनों के मतलब भी समझ में नहीं आ पाते। आ गया समझ में? तो 15% इसका मतलब, ऐसे कोई कह रहा ना यार ये वाला 2 चैप्टर पढ़ लेना, इनमें से आएगा, मैंने पढ़ लिया, तीसरे में भी से भी आ सकता है। तो अगर मैं उसको पढ़ता हूं मतलब मैं रिस्क लेने को तैयार नहीं हूं, और मैं ये कहता हूं नहीं मेरे को नहीं पढ़ना मतलब मैं रिस्क लेने को तैयार हूं, यही मतलब हुआ ना, बराबर है? तो कंप्यूटर उठाओ, 54,360 डेज का है, तो 54,000 डिवाइड बाय 360 150, यानी कि इस वाले केस में सेफ्टी स्टॉक कितना होगा 150, और 150 इंटू 7 कर दो, ये क्या हो जाएगा रीऑर्डर लेवल। ये देखो आंसर, फर्स्ट का आंसर 1800 वो तो ठीक है, सेकंड देखो सेफ्टी स्टॉक 150 और रीऑर्डर लेवल 1050। तब क्या समझ में आया? चीजें टफ होती है? नहीं, क्वेश्चन पढ़ते आना चाहिए। इंफॉर्मेशन, अभी इंफॉर्मेशन का इंटरप्रिटेशन तुम तब तक नहीं लगा पाओगे ना जब तक कि तुम एक्चुअली सेफ्टी स्टॉक का पॉइंट समझते नहीं हो। अब तुम कितने ही सर बोल लो उसमें, कैसे समझ आएगा वो? हेलो आया? अब देखो थर्ड पार्ट देखो उसका क्वेश्चन का क्या बोल रहा है, पढ़ो। Assume the company is willing to assume a 5% scoping out हो जाओ, 5%, केवल 5%, मतलब मैं क्या बोल रहा हूं, नहीं यार 8 दिन में भी माल आ सकता है, दिक्कत है, मैं रिस्क कवर करना चाहता हूं, 9 दिन का भी मैं रिस्क कवर करना चाहता हूं, अब मैं केवल कौन सा दिन कवर करना ही चाहता, लास्ट। मतलब किसी ने मुझसे कहा 10 दिन भी चला सकते हैं, मैंने कहा पागल है, तेरी बात मानूंगा तो स्टॉक ही रखता रहूंगा, भड़ में जान दे। बोला भाई 10 दिन में माल आ गया तो आ जान दे, ऐसे बोलते हैं ना अपन। अब एमलगामेशन नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ा क्यों? एग्जाम में आ सकता है, चल पढ़ लेता हूं, चल पढ़ लेता हूं। पार्टनरशिप नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ा, अब एग्जाम में आ सकता है, देख लेंगे। मतलब क्या है, आई एम रेडी टू टेक रिस्क। मतलब अब सेफ्टी स्टॉक कितने दिन का हो गया 3, मतलब 150 इंटू 3 कितना 450। देखो थर्ड वाला आंसर, नहीं आया, आ गया। अब बस 150 इंटू 9 कर लो, ये आ गया। देखो अब तो नहीं छोड़ना पड़ेगा, समझ आ गया? तो मेन क्वेश्चन रीडिंग है ना, लेकिन क्वेश्चन रीडिंग भी तब काम करेगी। अब एक्चुअली प्रॉब्लम पता है क्या होती है, तुम इन इन्फॉर्मेशन को समझ ही नहीं पाते कि ये क्यों होती हुई है, और समझ क्यों नहीं पाते क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं कि सेफ्टी स्टॉक का पॉइंट क्या है, वो किस बात से लिंक है, सेफ्टी स्टॉक इंडिकेट क्या करता है। इज दैट क्लियर? बराबर है, ठीक है। अब अगला पार्ट क्या बोल रहा है इसका, 4 वाला पार्ट पढ़ो। Assume 5% stock out risk. What would be the total cost of order and carrying inventory for 1 year? मतलब आप मान लो कि हम तो कितना लेके चल रहे हैं, हाँ यानी कि हम सेफ्टी स्टॉक मेंटेन करेंगे ना, तो अभी बोल रहा है ऑर्डर और होल्डिंग कॉस्ट कितनी आएगी, तो ऑर्डर कॉस्ट पे तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। देखो देखो तो वही होगा ना, एनुअल डिमांड 54,000 डिवाइड बाय 1800 इंटू 9,000, पर होल्डिंग कॉस्ट अब कितनी आएगी, सेफ्टी स्टॉक प्लस ईओक्यू, कुछ याद आ रहा होगा, एवरेज स्टॉक इज इक्वल टू मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस ईओक्यू डिवाइड बाय 2। एक्चुअली ये वाला जो फॉर्मूला है ना सेकंड वाला, ये तब निकलता है जब एंटिटी मेंटेन सेफ्टी स्टॉक। अगर कोई कंपनी सेफ्टी स्टॉक मेंटेन नहीं करती है तो एवरेज स्टॉक लेवल इज इक्वल टू होता है मिनिमम प्लस मैक्सिमम डिवाइड बाय 2। नहीं बात समझ में? क्यों? हेलो सही है, ठीक है, तो ये निकल गया। और क्या बोल रहा है नेक्स्ट पार्ट, refer to the original data, assume that using process re-engineering the company reduces its cost of placing a purchase order to only 600। पहले कितनी थी, ठीक है। In addition company estimate that when the waste and inefficiency caused by inventory are considered, the true cost of carrying a unit कितनी 720। फिर से ईओ को निकालो, निकाल सकते हो, करो करो, 2 इंटू 54,000 मल्टीप्लाई बाय 600 डिवाइड बाय 720 अंडर रूट। ये देखो सही है। फिर उन्होंने एक और पूछा ना, कल समझाया था ना मैंने, हाउ फ्रिक्वेंटली वुड द कंपनी बी प्लेसिंग एन ऑर्डर एज कंपेयर टू द ओल्ड परचेसिंग पॉलिसी। समझ में आ गया? तो पहले ओल्ड का बताना पड़ेगा फिर न्यू का। फ्रीक्वेंसी समझते हो ना, 2 ऑर्डर के बीच का गैप। अब जैसे अगर आप एक बार में 300 मंगाओगे और साल भर में तुम्हें कितने चाहिए 54,000, तो 54,000 डिवाइड बाय 300 करोगे तो क्या आएगा, नंबर ऑफ ऑर्डर कितना। अब 360 दिन में अगर 180 ऑर्डर करने हैं, मतलब हर ऑर्डर के बीच में, सही है, जबकि शायद पहले 12 था, पहले ईओ को कितना था 1800 था ना,
करना जरा 54,000 डिवाइड बाय 1800, 54,000 डिवाइड बाय 1800, नंबर ऑफ ऑर्डर 30, 30 ना, तो 360 डिवाइड बाय 30 कितना 12, मतलब पहले 12 था, अब 12 से कितना आएगा 2। समझ आ जाए तो सब बहुत आसान है। आया समझ में भी? ठीक है, तो ये पीएम का एक अच्छा क्वेश्चन था जो मैंने आपसे डिस्कस किया। बाकी इस पीएम में जो क्वेश्चन है ना, वो जनरली हमारे नोट्स में सारे कवर है, तो अलग से उनको करने की कोई, बहुत बढ़िया, क्या नहीं है। ये क्वेश्चन भी याद आ रहा होगा, कल किया था ना बनने, पर इसमें थोड़ा अलग तरीके से दिया हुआ है। इसमें एक्चुअली इन्होंने ये बता दिया कि जो प्राइस है ना वो 100 रुपए है, नहीं सॉरी, जो प्राइस है ना वो कितना है, कहाँ गया, कहीं तो दिया हुआ, क्योंकि यहाँ डिस्काउंट दिया हुआ है ना, तो ऊपर प्राइस दिया होगा। नहीं दिया, कोई बात नहीं। अगर परचेज का कॉस्ट नहीं दिया तो सिंपल डिस्काउंट हमारी क्या है, सेविंग। आप समझो इसको कैसे करना पड़ेगा, सिंपल है। अब इस केस में हमारे लिए डिस्काउंट क्या बन जाएगी, सेविंग। मान लो कि हर केस में प्राइस 1200 है, अब जितना डिस्काउंट मिलेगा उतनी सेविंग ज्यादा आएगी, तो इसको ये पता है कैसे करेंगे, होल्डिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट माइनस सेविंग। मुझे नहीं पता इन्हें कैसे किया, मैं बता रहा हूं ऐसे होना चाहिए। हाँ ये देखो डिस्काउंट क्यों किया, ऐसा समझ में आ गया। देखो सुनो ना, मैं समझाता हूं। अगर मान लो कि मुझे यहां से 200 का मिलता है और यहां से मिलता है 180 का, तो या तो मैं यहां 200 और यहां पे 180 ले लूं, तो ऑलरेडी कॉस्ट में कितने रुपए का डिफरेंस आ गया, 20। या 200 और 180 को इग्नोर कर दूं, सीधे इसकी कॉस्ट में से 20 रुपए माइनस कर दूं। अल्टीमेटली अगर मैं यहां पे यूनिट का मल्टीप्लाई 200 से करूंगा और मैं यहां यूनिट का मल्टीप्लाई 180 से करूंगा, तो अल्टीमेटली कॉस्ट कितने से कम आएगी, 20। तो कॉस्ट लिखने की बजाय सीधे 20 माइनस कर दो। नहीं आई, आया या नहीं आया, या चाहो तो कर लेना, इसको कर लोगे, लिख लो होमवर्क, बता रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ पीएम, सही है। ये क्वेश्चन भी नोट्स का है अपने, ये देखो तुम्हें याद है ये क्वेश्चन मैंने अपने करवाया था, तो मैंने इसको सीधे रीऑर्डर लेवल से करवाया था। ये देखो पीएम का सॉल्यूशन, इन्वेंट्री लेफ्ट फॉर डेब रिक्वायरमेंट माइनस लीड टाइम ऑफ डिलीवरी, अलग ही एक फॉर्मूला बना दिया उन्होंने। जबकि मैंने कैसे करवाया था याद है, मैंने ये करवा दिया था कि रीऑर्डर लेवल पे हम ऑर्डर प्लेस करते हैं, तो हमने रीऑर्डर लेवल निकाल लिया था, फिर देखा था कि इन्वेंट्री लेवल कितना है, तो इन्वेंट्री लेवल रीऑर्डर लेवल के बराबर था, तो मैंने कहा ऑर्डर इमीडिएटली प्लेस करो। इन्होंने उसका फॉर्मूला बना दिया, देखो इन्होंने फॉर्मूला बना दिया, टाइम इंटरवल फॉर प्लेसिंग द नेक्स्ट ऑर्डर इज इक्वल टू इन्वेंट्री लेफ्ट फॉर डेज रिक्वायरमेंट माइनस लीड टाइम फॉर डिलीवरी। नहीं यही बात समझ में, ऐसे ये टफ बन जाता है। अब बच्चा जब पीएम पढ़ता है तो वो क्या देखता है, अरे ये कुछ नया है, सही है, जबकि देखा जाए तो ये रीऑर्डर लेवल ही है। ठीक है, हाँ तो कह दो यार, ठीक है अब तुम सब सीख गए, खत्म नहीं हुआ है अभी टॉपिक, बड़ा टॉपिक है अभी, तो एक कॉस्ट वाला पार्ट भी बाकी है। क्वेश्चन नंबर 16 भी देख लेना पीएम का, बहुत सारे होमवर्क है आज। 16 नोट्स के भी थे ना, याद है, और चाहिए ऐसा, मत लो यार, अब मत लो यार, अब मत लो यार। देखो क्वेश्चन नंबर 17 पीएम का, बोलू
देखो, नहीं होमवर्क नहीं है, मैं बता रहा हूं, करूं डिस्कस? आओ। आदित्य लिमिटेड प्रोड्यूसेस अ प्रोडक्ट एक्स यूजिंग अ रॉ मटेरियल डी। टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ एक्स 2 kg ऑफ डी इज रिक्वायर्ड। मतलब 2 यूनिट चाहिए किसकी? रॉ मटेरियल की। As per the sale forecast conducted by the company, it will be able to sell 10,000 unit of X in the coming year. यानी कि annual demand of raw material हो गई 20,000। सही है? एक तो तुम ये वाला गुण भी सीखो, मैं हर लाइन पढ़ने के बाद सोचता हूं और इंटरप्रिटेशन निकालता हूं। कहानी नहीं पढ़ना चाहिए ना? सही है? The following is the information regarding the raw material D. The reorder quantity is 200 kg। मतलब ऑलरेडी ये लोग एक बार में कितना मंगाते हैं? 200। यानी कि दे आर फॉलोइंग द ऑर्डर पॉलिसी ऑफ 200 kg लेस देन द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। मतलब एक्चुअली में जो भी ईओक्यू आएगा उससे 200। हाँ, मतलब रीऑर्डर क्वांटिटी 200 नहीं है, रीऑर्डर क्वांटिटी ईओक्यू से 200 कम है। हेलो, सही है? अगला, मैक्सिमम कंजम्पशन पर डे इज 20 kg मोर देन द एवरेज कंजम्पशन पर डे। मतलब जो भी एवरेज कंजम्पशन है उससे 20 kg ज्यादा क्या है? मैक्सिमम। देयर इज एन ओपनिंग स्टॉक ऑफ 1000 kg। यानी कि हमारे पास रॉ मटेरियल का ऑलरेडी कितना स्टॉक है? 1000। इसका मतलब हमें साल भर में 20,000 चाहिए, पर 20 में से 1000 हमारे पास पहले से है ना। देखो, बाय डिफॉल्ट अभी तक हम क्या करते हैं? जितना चाहिए उतना ही खरीदते हैं, क्योंकि क्वेश्चन ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक के बारे में कुछ भी नहीं कहता। अब लेकिन क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 20,000 चाहिए, पहले से 1 है, तो इस साल कितनी खरीदने की जरूरत है? 19, प्रोवाइडेड कोई क्लोजिंग स्टॉक नहीं रखना। ईओक्यू निकाला जाता है परचेज के लिए, याद है ना? ठीक है, आगे बढ़ो। फिर टाइम रिक्वायर्ड टू गेट द रॉ मटेरियल फ्रॉम द सप्लायर इज 4 to 8 days। मतलब मिनिमम 4 और मैक्सिमम 8। द परचेज प्राइस इज 125 पर kg। ठीक है। देयर इज एन ओपनिंग स्टॉक ऑफ 900 यूनिट ऑफ फिनिश प्रोडक्ट एक्स। ओ, इसमें भी टेंशन है। अब अगर हमें कितनी यूनिट चाहिए? 10,000। तो 10 में से 900 तो हमारे पास पहले से ही है ना फिनिश गुड का। यानी कि इस साल कितनी बनानी पड़ेगी? 9100। सही है। फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज बाय द बैंक 13.76। ये क्या हो गया? होल्डिंग कॉस्ट। टू प्लेस एन ऑर्डर कंपनी हैज टू इंकर 720 ऑर्डर कॉस्ट। अब आपको बहुत कुछ निकालना है। इस पहले क्वेश्चन में एक्चुअली मेन कैलकुलेशन तो एनुअल डिमांड का हो गया। देखो सिंपल, 10,000 यूनिट बना के बेचनी है, 900 पहले से है, तो बनानी कितनी है? 9,100। अब 9,100 को 200 के हिसाब से चाहिए कितनी? 18,200। और अब उसमें भी कितनी है? 1,000। तो हमें इस साल कितनी खरीदनी है? 17,200। तो एडी की जगह 17,200 आ जाएगा बस। सही है? रेस्ट इज फाइन। हमें इस बात पे फोकस करना है कि हमें एनुअल डिमांड किसकी चाहिए? जो एफजीएम बनाएंगे, जो हमें इस साल मटेरियल चाहिए। तो अगर आप समझे तो अनडाउटली इस साल, देखो सुनो, हमें पहली बात तो मैंने आपसे कहा कि ईओक्यू कैलकुलेट होता है। इस बात पे मैं पहले दिन से बहुत ध्यान दे रहा हूं, याद हो तो। ईओक्यू कैलकुलेट होता है फॉर, बोलो क्या? आइटम टू बी, बोलो क्या? परचेस्ड। हेलो, सही है? आइटम टू बी परचेज। अब ट्राई टू अंडरस्टैंड, हमें सेल करनी है 10,000 यूनिट। सर, जब आइटम परचेज करना है तो फिनिश गुड की बात क्यों कर रहे हो? अरे फिनिश गुड कितना बनाना है उसी पे तो डिपेंड करेगा ना कि आरएम कितना चाहिए। तो हमारे पास पहले से ओपनिंग स्टॉक है कितनी यूनिट का? हाँ, 900। यानी कि हमें प्रोड्यूस कितनी करनी है? तो प्रोडक्शन ऑफ एफजी हमें चाहिए 90,100 का। अब आर एम रिक्वायर्ड फॉर कंजम्पशन। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 90,100 यूनिट बनाने के लिए इंटू 2 हमें कितनी चाहिए? 18,200। इतना चाहिए। अब पहले से जो है वो माइनस कर दो। अगर इसमें क्लोजिंग स्टॉक होता तो उसका इफेक्ट भी देना पड़ता। कैसे देना पड़ता समझ में आ रहा है? जैसे फिर अब सिंपल, तो आर एम टू बी परचेज, तो 18,200 चाहिए जिसमें से ऑलरेडी कितना अवेलेबल है? 1,000। तो परचेज कितना करना पड़ेगा? 17,200। क्लोजिंग स्टॉक होता तो उसको भी एडजस्ट कर लेते ना। हो गया। सही है? करने की जरूरत नहीं है इसमें, एक्चुअली ये पॉइंट था तो ये मैंने पढ़ने के दौरान आपको समझा दिया। सही है? तो ये ईओक्यू आ गया, बराबर है। अब ईओक्यू कितना है अपना? बोलो 1,200। हाँ तो बोलो। हाँ,
सही है। तो अब हमारी रीऑर्डर क्वांटिटी कितनी है? 1200 माइनस 200 कितना? 1000। एक्चुअली में इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी वो लेवल होता है जहां पे कॉस्ट सबसे कम आएगी, बट माइट बी पॉसिबल ना कि यू आर नॉट फॉलोइंग दैट पर्टिकुलर साइज। तो ईओक्यू 1200 है, बट क्योंकि आप अभी अपना ऑर्डर कितने पे करते हो? 200 कम, तो रीऑर्डर क्वांटिटी कितनी जाएगी? जनरली रीऑर्डर क्वांटिटी और ईओक्यू क्या होता है? सेम। व्हेन कंपनी फॉलो ईओक्यू पॉलिसी, तो ईओक्यू और रीऑर्डर क्वांटिटी इज सेम। पर इस क्वेश्चन ने ये कहा है कि जो भी हमारी रीऑर्डर क्वांटिटी है वो हमारे ईओक्यू से 200 कम है। तो खैर क्वेश्चन ने पहले कहा रीऑर्डर क्वांटिटी निकालने के लिए, तो एक्चुअली वो होगा 1000। 1200 ईओक्यू आएगा माइनस 200। अगला क्या पूछा है? मैक्सिमम स्टॉक लेवल। अब मैक्सिमम स्टॉक लेवल के लिए क्या बोला है? मैक्सिमम कंजम्पशन पर डे इज 20 kg मोर देन एवरेज कंजम्पशन पर डे। तो पर डे का एवरेज कितना आएगा? निकालना। अरे कितना था? निकालो। 18,200 है ना आरएम कंजम्पशन, तो 18,200 डिवाइड बाय 364। क्वेश्चन में कहा है ऐसा? हेलो, क्वेश्चन में कहा है 3 takes 364 days a year, तो 18,200 डिवाइड बाय 360 कितना? 50। अब 50 आ गया आपका। अब एवरेज आपका टाइम कितना लगता है? हेलो, एवरेज टाइम कितना लगता है आपका? हाँ, 20 ज्यादा लगता है। अच्छा हाँ, तो प्लस कर दो 20 और मल्टीप्लाई कर दो 8 से, कितना? 560। सही है। क्या किया? समझ में आया? जो भी एवरेज है उससे 20 ज्यादा और इंटू 8। 8 क्यों किया? क्योंकि मैक्सिमम है, और मैक्सिमम डे भी कितने हैं? 8। क्वेश्चन में दिया हुआ है, डोंट वरी। ठीक है, फिर क्या पूछा है? मिनिमम स्टॉक लेवल। अब मिनिमम स्टॉक लेवल कैसे आता है? रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज स्टॉक लेवल। तो वो देखो ये फॉर्मूला लगा दिया मिनिमम कंजम्पशन वाला। सही है। रीऑर्डर, अच्छा रीऑर्डर लेवल कितना आएगा? 8 इंटू कितना? नहीं 70 नहीं, करना 18,200 डिवाइड बाय 364। ये तो एवरेज आ गया, और प्लस 20 कितना? 70। 70 इंटू 8, ये क्या होगा? रीऑर्डर लेवल। अब रीऑर्डर लेवल में से क्या माइनस कर दोगे? एवरेज वाला, मतलब 50 इंटू कितना? 50 इंटू 6 कितना? 300। 300 ना, और 560 माइनस 300, तो ये आएगा आपका कितना? 260। ये उन्होंने पर डे निकाला हुआ है ना। ठीक है, हो गया। बढ़िया था क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन अपने हो चुके हैं। तो बस जो होमवर्क बोले हैं वो करके आना। कल मैं कॉस्ट कैसे निकालते हैं मटेरियल की, इस बारे में बात करूंगा। मैक्सिमम पार्ट अपना इस चैप्टर का हो चुका है, अब जो पार्ट में छोटे छोटे से हैं। ठीक है, थैंक यू।